तो आईसी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि आईसी सीक्वेंस होता क्या है। आईसी सीक्वेंस हम कब अप्लाई करते हैं और किस कंडीशन में हमें आईसी सीक्वेंस पे काम करना पड़ता है। अगर हम आईसी सीक्वेंस की बात करें, ठीक है, तो आईसी सीक्वेंस को दूसरी भाषा में बोला जाता है बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हर आईसी का अपना एक बूट सीक्वेंस होता है। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि पावर आईसी का बूट सीक्वेंस होता है। जरूरी नहीं कि पावर आईसी का ही बूट सीक्वेंस हो, हर आईसी का अपना बूट सीक्वेंस होता है। अगर आप किस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर रहे हो तो आपको हर आईसी का बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए, तब आपके लिए रिपेयरिंग बहुत ईजी होता है। मान लो कि आपसे पूछ लिया गया कि चार्जिंग आईसी का बूट सीक्वेंस क्या है। अब चार्जिंग आईसी का सीक्वेंस ही नहीं पता है आपको कि इनपुट वोल्टेज कितना आता है, कौन कौन से वोल्टेजेस वहाँ पे बनते हैं, आउटपुट कब हमें मिलता है, कब प्राप्त होता है। हम उस चार्जिंग की प्रॉब्लम को, अगर ये सारा प्रोसेस हमको नहीं पता होगा तो हम चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होता है कि हर आईसी का अपना एक बूट सीक्वेंस होता है। तो आईसी सीक्वेंस का मतलब होता है कि इसको अगर हम दूसरी भाषा में समझेंगे तो इसको बोला जाता है बूट सीक्वेंस। यानी बूट सीक्वेंस की डेड कंडीशन में, यानी जब हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो डेड कंडीशन में हमें बूट सीक्वेंस कब अप्लाई करना होता है, कब पावर आईसी का बूट सीक्वेंस चेक करना होता है। बूट सीक्वेंस चेक करने का मतलब होता है कि आप पता करना है कि जो हमारी 4 आईसी होती है, पीएम आईसी होती है, पीएमआई आईसी होती है, सीपीयू आईसी होती है, एमएमसी आईसी होती है, ये एक सीक्वेंस में आकर सेट को ऑन कर रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर मान लो सेट ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि चारों आईसी में से कोई ना कोई आईसी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपका सेट चालू नहीं हो रहा है। तभी तो हमें बूट सीक्वेंस अप्लाई करना होता है। तो बूट सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि डेड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पावर आईसी का बूट सीक्वेंस निकालते हैं। पहले हम पता करते हैं कि पावर आईसी हमारी वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है, पावर आईसी बक वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर वो बक एलडीओ वोल्टेज बना रही है तो आगे का उसका सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम बूट सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जब आपके पास डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो सबसे पहले आप कंडीशन पता करते हो कि मोबाइल फ़ोन आपका किस कंडीशन में डेड है। जब कंडीशन पता चल जाता है तो आपको थोड़ा सा इजी, आपको एक पता चल जाता है, एक राह दिखता है कि अगर इस कंडीशन में मोबाइल डेड है तो हमें इसके फला फला सेक्शन में काम करना है। मान लेते हैं कि अगर ये आपके पास कोई मोबाइल आया, यही मोबाइल आपके पास आया, अगर ये मोबाइल फ़ोन आपका चालू नहीं हो रहा है, बैटरी को आपने बूस्ट मारा, चार्ज पे लगाया, कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब सेट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को समझने के लिए आप इस कंडीशन में डीसी पावर सप्लाई का यूज करते हो। डीसी पावर सप्लाई एक ऐसी मशीन होती है कि आपको, मतलब जैसे ही हैंडसेट को आप डीसी से कनेक्ट करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या है, किस आईसी की प्रॉब्लम है, किस सप्लाई की प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है कि कोई आईसी की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपको डीसी पावर सप्लाई से पता चल जाती है। लेकिन पता कब चलता है, जब आपको मिली एम्पियर का नॉलेज होता है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जो मोस्टली ऑपरेट कराया जाता है वोल्टेज के साथ मिली एम्पियर दिया जाता है। तो मिली एम्पियर आपको, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो, प्रैक्टिकली नहीं करते हो, आपको मिली एम्पियर का नॉलेज नहीं हो सकता है। जो प्रैक्टिकल करता है, रोज डेली डेड मोबाइल फ़ोन को डायग्नोस करता है, वही सिर्फ आपको बता सकता है कि कौन कौन से सेक्शन को कितने मिली एम्पियर पे वर्क कराया जाता है। देखो, नॉर्मली तो आप वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हो, वोल्टेज को चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से कि किस आईसी को कितना वोल्टेज दिया जाता है, आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, लेकिन मिली एम्पियर को मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम किसी भी मोबाइल फ़ोन को, डेड मोबाइल फ़ोन को डीसी से कनेक्ट करते हैं तो हमें 3 कंडीशन वहाँ पे मिलता है। ठीक है, डीसी से कनेक्ट करने पे हमें 3 कंडीशन मिलता है। पहला हमको मिलता है ऑटो रीडिंग। क्या मिलता है? ऑटो रीडिंग का मतलब होता है कि जब आपने किसी भी हैंडसेट को डीसी से कनेक्ट किया तो डीसी में एम्पियर कब शो होना चाहिए, जब मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करूंगा तभी आपका बीपीएच बनेगा। बीपीएच बनता कब है, जब ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे तो बीपीएच बनेगा, तो वहां पे एम्पियर आपका शो होगा। मतलब आपको पता चलेगा कि एम्पियर हमारा कुछ ले रहा है। कितना ले रहा है वो तो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। तो पहला ऑटो रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने सेट को डीसी से कनेक्ट किया, ऑटो रीडिंग ले लिया। ऑटो रीडिंग लेने का मतलब कि मोबाइल फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग, क्या है, कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग है। अब अगर हम बात करेंगे 4G हैंडसेट की, तो पहले आपने देखा होगा कि सिंगल सप्लाई का यूज़ किया गया, लेकिन जैसे ही 4G हैंडसेट को मार्केट में लॉन्च किया गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर दिया गया, साइलेंट कर दिया इसको, ठीक है, उसमें 2 सप्लाई का यूज होना शुरू हो गया। पहली सप्लाई का नाम उन्होंने दिया बी बैट, ठीक है, बी बैट 3.7, ठीक है, बी बैट सप्लाई
जो बैटरी कनेक्टर से पॉजिटिव पिन से सप्लाई निकली उसको बी बैड का नाम दिया गया। इसी बी बैड सप्लाई को बीपीएच में कन्वर्ट किया गया 4G हैंडसेट में। ठीक है, दूसरी सप्लाई जो आपको देखने को मिलती है बीपीएच, ठीक है, पीडब्ल्यूआर। बीपीएच को 4.0 या 4.2 वोल्टेज के दिया जाता है, तो ये बीपीएच होता है। इसी को सेकेंडरी वोल्टेज कहा जाता है। यानी मोबाइल फोन में अब दो सप्लाई का, दो सर्किट का यूज होना शुरू हुआ। एक आपका प्राइमरी सप्लाई या प्राइमरी लाइन बोलते हैं, आप लाइन भी बोल सकते हो, सप्लाई भी बोल सकते हो। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी। अब देखिए, जब मोबाइल फोन में सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम होती है तो मल्टीमीटर से आप चेक नहीं कर सकते हो। मल्टीमीटर से कभी भी आप चेक करते हो ना, तो बैटरी कनेक्टर से चेक करके आप उसका कंडीशन पता करते हो कि किस कंडीशन में डेड है। और बैटरी कनेक्टर कभी भी अपना कंडीशन बताएगा तो वो प्राइमरी लाइन के बारे में बताएगा कि प्राइमरी लाइन में क्या दिक्कत है, प्राइमरी लाइन आपका ओके है कि नहीं ओके है, तो उसके बारे में बताता है। लेकिन सेकेंडरी लाइन के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब सेकेंडरी लाइन के बारे में बताता कौन है? डीसी पावर सप्लाई। जैसे आप किसी भी हैंडसेट को डीसी से कनेक्ट किया, अगर उसने ऑटो रीडिंग ले लिया, इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी लाइन आपका शॉर्ट है। क्या है? सेकेंडरी लाइन आपका शॉर्ट है, जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हाफ शॉर्टिंग, कि भैया आपका मोबाइल फोन हाफ शॉर्टिंग में डेड है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, हाफ शॉर्टिंग की बहुत आ रही है, क्योंकि आजकल सेकेंडरी लाइन पे लोड दिया जा रहा है, और सेकेंडरी लाइन पे लोड पड़ेगा तो बीपीएस सप्लाई बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाती है। तो उसी में बोला जाता है ऑटो रीडिंग। अगर किसी भी हैंडसेट को डीसी से आपने कनेक्ट किया और कनेक्ट करते ही वो ऑटो रीडिंग ले रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपका मोबाइल फोन हाफ शॉर्ट है, मतलब सेकेंडरी लाइन आपका शॉर्ट हो गया है ना। यही होता है ना, ऑटो एम्पियर लेने का मतलब सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। ये सेकेंडरी लाइन के बारे में डीसी पावर सप्लाई एम्पियर शो कर देता है, उसके डिस्प्ले पे शो हो जाता है डीसी पावर सप्लाई की कि इतना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। अब हमें सेकेंडरी लाइन में ये देखना होता है कि कितना एम्पियर ले रहा है, कितना एम्पियर वो शो कर रहा है, उसके हिसाब से आपको रिपेयरिंग करनी होती है, उसकी हाफ शॉर्टिंग को हटाना होता है। उसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी लाइन में कौन कौन से सेक्शन को कनेक्ट किया गया है, कौन कौन से सेक्शन को कितना मिली एम्पियर दिया जाता है। तो वो पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। जब हम सर्किट प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं तो उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें मिली एम्पियर का पूरा नॉलेज आपको बताया जाता है कि किस सेक्शन को कितना मिली एम्पियर दिया जा रहा है। अगर कोई भी डीसी पावर सप्लाई 0.2 मिली एम्पियर शो कर रहा है, तो हमें ये समझना है कि ये 0.32 मिली एम्पियर कौन सी आईसी को दी जा रही है। अगर ऑटो रीडिंग ले रहा है, ये एम्पियर शो कर रहा है, तो इसका मतलब फला सेक्शन आपका शॉर्ट होता है। आप डायरेक्टली उस सेक्शन में काम करते हो तो आपको फॉल्ट मिल जाता है, मोबाइल फोन आपका रिपेयर हो जाता है। और यही चीज़ होता है, जब आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है तो उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, देन मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो पहला होता है ऑटो रीडिंग शो करता है। जब आप किसी भी हैंडसेट को करंट करोगे डीसी पावर सप्लाई से, तो पहला क्या मिलता है हमको? ऑटो रीडिंग। तो फॉल्ट पता चल जाता है कि ऑटो रीडिंग लिया मतलब सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। आपको फॉल्ट पता चल गया, आप उसे आसानी से डायग्नोज कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। लेकिन उसका पूरा सर्किट आपको पता होना चाहिए, बोर्नियो रीड करता आना चाहिए, तभी आप उसकी एक एक सप्लाई को चेक करके आप हाफ शॉर्टिंग को हटा सकते हो। वैसे इसके लिए टूल्स भी बनाए गए, जैसे आपका शॉर्ट किलर मशीन होता है, शॉर्ट किलर मशीन से भी आप हटा सकते हो, हाफ शॉर्टिंग को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पहला रीडिंग दिखता है जब आप डीसी पावर सप्लाई से किसी भी हैंडसेट को कनेक्ट करते हो। तो दूसरा जो हमको कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलता है, अगर आप किसी भी हैंडसेट को कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो डीसी पावर सप्लाई में दूसरा कंडीशन जो आपको देखने को मिलता है, एम्पियर फेलियर। क्या? एम्पियर फेलियर। ठीक है, एम्पियर का फेल हो जाना मतलब डीसी पावर सप्लाई से आपने कनेक्ट किया, डीसी पावर सप्लाई में कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं लिया, इसका मतलब साफ हो गया कि मोबाइल फोन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो स्टेप होता है ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना। जब आप ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हो तो कुछ एम्पियर वो शो करता है, और जैसे ही आपने ऑन ऑफ स्विच को छोड़ दिया, एम्पियर आपका 0 हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है एम्पियर फेलियर। मतलब एम्पियर यानी बीपीएच ले रहा है, लेकिन कब तक ले रहा है? जब तक उसको प्रेशर दिया जाता है, यानी उसको दबाव डाला जाता है। ऑन ऑफ स्विच क्या है? एक प्रेशर है, वो करंट को क्या करता है? पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, बीपीएच बनाने के लिए। बीपीएच बन रहा है, लेकिन कब तक बनना है? जब तक ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके रखते हो। जैसे ही आपने ऑन ऑफ स्विच को छोड़ दिया, एम्पियर आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब एम्पियर 0 हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी आईसी है, कोई आईसी है या कोई सप्लाई है या कोई कंपोनेंट्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें बूट सीक्वेंस चेक करना होता है।
किसी भी आईसी का बूट सीक्वेंस फिर अप्लाई करना पड़ता है कि बूट सीक्वेंस के द्वारा आप फॉल्ट को डायग्नोज करते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और बूट सीक्वेंस से आपको बड़े आसानी से पता चल जाता है कि फला सेक्शन में फला आईसी में प्रॉब्लम है, आप उसे बड़े आसानी से डायग्नोज कर सकते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें बूट सीक्वेंस को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो बूट सीक्वेंस चेक करने के लिए मोस्टली जो आजकल आईसी लगाई जाती है, बहुत सारी आईसी आ गई मार्केट में। पहले पीएम आईसी क्वालकॉम का लगाया जाता था, मीडियाटेक का, जैसे मीडियाटेक का 6357 सीआरबी बहुत फेमस आईसी है, सबसे ज़्यादा इसका यूज किया गया। तो ये कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ें आपको बूट सीक्वेंस में बताई जाती है, एक एक सप्लाई के बारे में बताई जाती है, तब आप बूट सीक्वेंस किसी भी हैंडसेट का निकाल सकते हो और उसको आप आज इजीली आसानी से रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको बूट सीक्वेंस निकालना होगा। अब बूट सीक्वेंस निकालने के लिए मैं आपको एक आईसी का बूट सीक्वेंस निकाल के दिखाता हूँ, यानी बताता हूँ कि कैसे बूट सीक्वेंस आपको निकालना होता है और कैसे उस सप्लाई को चेक करना होता है, कैसे फॉल्ट को डायग्नोज करना होता है। तो देखिए, हम आपको एक सप्लाई बताते हैं। ये ले लेते हैं हम बूट सीक्वेंस। ठीक है, हम ले लिए हैं MTK 6357 CRB, बहुत ही फेमस आईसी, सबसे ज़्यादा इस आईसी का यूज किया गया। अब जब किसी भी पावर आईसी को आप देखोगे तो उस पावर आईसी के पास में आपको बक कॉइल लगे हुए दिखाई देते हैं। क्या लगे हुए दिखाई देते हैं? अगर उसको हम नॉर्मली मोबाइल की भाषा में देखें तो उसको राउंड कॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राउंड कॉइल बोला जाता है। तो राउंड कॉइल जो लगा होता है, लेकिन जो पावर आईसी के पास लगा होता है उसको बक कॉइल के नाम से जाना जाता है। अब बक कॉइल का वहां पे काम क्या होता है कि लो वोल्टेज पे हाई एम्पियर बनाना। क्या? लो वोल्टेज पे हाई एम्पियर बनाना, क्योंकि सीपीयू आईसी को लो वोल्टेज पे हाई एम्पियर चाहिए। जब हाई एम्पियर दिया जाता है तो सीपीयू आईसी क्या करता है, आपका वर्क करता है, तब वो आपके मोबाइल फोन को चालू करता है। ठीक है, तो बूट सीक्वेंस का मतलब होता है। दूसरी चीज, बूट सीक्वेंस की जरूरत कब पड़ती है? जैसे मान लो कि मैं गेम खेल रहा, गेम खेलते खेलते मेरा मोबाइल फोन डेड हो गया। अब जब मैं गेम खेल रहा था तो उस वक्त सीपीयू आईसी और एमएमसी आईसी क्या कर रहे थे, हमारे गेम को ऑपरेट करवा रहे थे, यानी प्रोग्राम कर रहे थे। गेम हमारा चल रहा था, मान लो उसी दौरान मोबाइल मेरा डेड हुआ, और जब डेड हुआ तो सीपीयू आईसी एमएमसी आईसी उसी जगह स्टक हो जाती है, उसी जगह रुक जाती है। केवल पावर आईसी होती है जो जीरो लेवल में आती है। अब पावर आईसी जीरो लेवल में आती है तो सबसे पहले पावर आईसी ही अपने बूट यानी एलडीओ वोल्टेज, बक वोल्टेज को जनरेट करके सीपीयू आईसी को सेट को ऑन कराने के लिए उसको सप्लाई देती है। अब सीपीयू आईसी को तो पता है कि भैया फला जगह हम रुके पड़े, क्योंकि मोबाइल वहीं पे डेड हुआ। और कभी भी मोबाइल आप चालू करते हो तो गेम से नहीं स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, लोगो से स्टार्ट होता है। तो पावर आईसी को क्या करना पड़ता है, सीपीयू और एमएमसी को जीरो लेवल में लाने के लिए ये बूट सीक्वेंस जो होता है उस कंडीशन में अप्लाई होता है, बक वोल्टेज बनाया जाता है। तो जब बक वोल्टेज वहां पे क्रिएट होता है और पावर आईसी एलडीओ वोल्टेज बनाती है और सीपीयू आईसी को स्लीप क्लॉक सप्लाई भेजती है, तब सीपीयू आईसी जीरो लेवल में आते हैं और चारों आईसी एक सीक्वेंस में आके सेट को चालू करते हैं। इसी को बोला जाता है बूट सीक्वेंस। तो जो पावर आईसी के पास बक कॉइल लगाए जाते हैं वो लो वोल्टेज पे हाई एम्पियर बनाते हैं। जैसे हम एक आईसी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने ले लिया 6357 CRB, और इसके पास में देखेंगे ना तो 5 बक कॉइल लगा होता है। कितने? 5 बक कॉइल लगे होते हैं, यानी 5 बक कॉइल लगा होगा। वैसे 6 बक कॉइल होना चाहिए इसके पास, लेकिन एक बक कॉइल को थोड़ा डिस्टेंस पे लगाता है। उसका रीजन होता है, वही क्वालकॉम में देखेंगे तो क्वालकॉम में 6 बक कॉइल लगा होता है, क्योंकि उनके 6 सप्लाई पहले बनाई जाती है। ठीक है, तब जाके वो आपका पावर आईसी वर्क करती है। उसी तरह ये जो मीडियाटेक की पावर आईसी होती है 6357 CRB, इसके पास 5 बक कॉइल लगा होता है। एक बक कॉइल को थोड़ा डिस्टेंस पे लगाते हैं। यही सबसे बड़ा इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि जब सेट डेट की प्रॉब्लम आती है, मीडियाटेक की पावर आईसी आती है, तो उसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक 5 ही बक कॉइल है, छठा बक कॉइल को ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि छठे बक कॉइल को आगे पीछे भी लगा देता है, पावर आईसी से डिस्टेंस भी लगा देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको स्कीमेटिक रीड करना आता है, बोर्नियो आता है, अगर सही तरीके से आपको पढ़ाया गया, बताया गया, तो आप उस तरह की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले चार्जिंग आईसी लिया है। क्या लिया? ये है हमारी चार्जिंग आईसी। जैसे आप लोग जानते हो कि जो बीपीएच मोबाइल फोन में जनरेट होता है, 2 आईसी से जनरेट कराया जाता है। एक पीएमआई आईसी होती है, दूसरा आपका चार्जिंग आईसी होती है। जब चार्जिंग आईसी को बी बैड सप्लाई दी जाती है तो ये पावर ये चार्जिंग आईसी क्या करती है, बीपीएच बनाती है। ये आपकी बी बैड सप्लाई जाती है इधर से। ठीक है, ये आपका क्या होता है,
बैटरी कनेक्टर होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो ये जब बी बैड सप्लाई इसको दी जाती है या इसको जैक के द्वारा 5 वोल्ट बी बस दिया जाता है, यानी ये बी बस सप्लाई, दो ही कंडीशन में बीपीएच आपका बनता है। या तो आप बैटरी लगाते हो तब बीपीएच बनता है, या जब मोबाइल फोन को चार्ज पे लगाते हो तब बीपीएच बनता है। दो ही कंडीशन में बनता है। इधर से 5 वोल्ट आएगा तब भी ये आईसी बीपीएच बनाएगी, और जब बीपीएच बनता है तभी बीपीएच पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और बीपीएच नहीं बनेगा तो पावर आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी, पहली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बीपीएच कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे एक बूट कैप होता है जो सीरीज में लगा होता है, ठीक है, ये बूट कैप होता है, ठीक है, इसको बूट कैप के नाम से जाना जाता है, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। ये सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। अगर इस कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो एक साइड ये 8 वोल्टेज, एक साइड ये 4 वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। इस साइड अगर हम देखेंगे तो 8 वोल्टेज, और अगर इस साइड हम देखें तो 4 वोल्टेज हमको मिलता है। और यहीं से एक सप्लाई जनरेट की जाती है, ये बूस्ट कॉइल लगा होता है, और यहाँ पे जेनर लगाया जाता है, जेनर डायोड, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कॉइल होता है। और ये जो सप्लाई होती है BSW होती है, इसको बोला जाता है वोल्टेज स्विचिंग, ठीक है। और जैसे ये सप्लाई यहाँ पे स्विचिंग करती है तो आपकी जो सप्लाई बनती है वो क्या बनती है, बीपीएस बनती है। क्या बनती है, देखो यहाँ से आया बी बैट 3.7 वोल्टेज आया, यहाँ पे कितना आ रहा है 3.7 वोल्टेज आ रहा है, इधर कितना दे रहा है, बीपीएस कितना बना रहा है 4.0 वोल्टेज बना रहा है। तो ये आपका क्या कौन सा बन रहा है, बीपीएस बन रहा है। यही बीपीएस सप्लाई किया जाती है सबसे पहले पावर आईसी को दी जाती है। किसको दी जाती है, पावर आईसी को, ठीक है। अब पावर आईसी को बीपीएस एक लाइन में नहीं दी जाती, जितने वहां पे बक कॉइल लगे होते हैं उतनी लाइन में इसको बीपीएस सप्लाई दी जाती है। इसीलिए जब आप पावर आईसी के पास देखते हो तो स्मॉल साइज के बहुत सारे एनपीसी लगे होते हैं, जितने बक कॉइल होगा उतने ही एनपीसी आपको लगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो बीपीएस सप्लाई गई है तो ये कई सप्लाई में दी जाती है, डायरेक्ट इसको नहीं दी जाती, ठीक है। अब ये पावर आईसी को सप्लाई गई, यानी ये आपकी है MTK 6357 CRB, ठीक है। अब जैसे ही इसको बीपीएच मिलता है तो पावर आईसी का दो काम, बक वोल्टेज को बनाना और एलडीओ वोल्टेज को बनाना, तब जाके सेट आपका चालू होता है। तो बक वोल्टेज बनेगा कब, जब इसको बीपीएस सप्लाई दी जाएगी। अब बीपीएस कब बनेगा, जब इसको बी बैट सप्लाई दी जाएगी या चार्जिंग पे लगाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, बीपीएस जनरेट करा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली चेक करोगे, बैटरी को लगा के चेक करोगे तो हर जगह आपको वोल्टेज मिलेगा। अब हमें ये समझना होता है कि जब पावर आईसी को बीपीएस सप्लाई दी गई, कौन सी सप्लाई, बीपीएस सप्लाई दी गई, तो पावर आईसी ने कौन कौन से वोल्टेज वहां पे बनाए, क्योंकि उस वोल्टेज का बनना भी आपके सेट को चालू करना होता है। अगर उनमें से कोई भी एक वोल्टेज नहीं बनेगा सेट चालू नहीं होगा, क्योंकि पावर आईसी का क्या है, सीक्वेंस है। जब तक वो अपने पूरे सीक्वेंस को बनाएगी नहीं, जब तक वो सेट को चालू नहीं करेगी, ठीक है। तो पहले तो मैंने बीपीएस को एक लाइन में दिखाया, आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे क्या होता है, अगर 5 बक कॉइल लगे हैं तो 5 लाइन में इसको बीपीएस सप्लाई दी जाती है, और सारे के सप्लाई में एक एक कैप आपको लगे हुए दिखाई देते हैं, एक एक कैपेसिटर आपको लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि जितने बक कॉइल लगे उतना बीपीएच इसको दिया जाएगा, तो उतना बक वोल्टेज ये जनरेट करेगी, समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले बीपीएस सप्लाई दी गई, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे बीपीएच लिखा है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ है, क्वालकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें बीपीएस सप्लाई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीपीएस सप्लाई। लेकिन अगर मीडियाटेक है या आपका एक्सीनोज है जो सैमसंग का है, तो इसमें बीपीएस सप्लाई को बी बैट या दूसरे नाम से BSYS बी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बीपीएस लिखा है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर बी बैट लिखा या बी सिस्टम लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग आईसी का प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग सप्लाई भी उसकी दी जाती है, तो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम बीपीएस ना कह के हम कहेंगे कि बी बैट या बी सिस्टम सप्लाई इसको पावर आईसी को दी गई। बात तो आपकी वही है, बीपीएस सप्लाई की बात की जा रही है कि बीपीएस सप्लाई इसको दी जा रही है, ठीक है। तो जब बीपीएस सप्लाई इसको दी जा रही है तो ये सबसे पहले जो वोल्टेज बनाती है, सबसे पहले जो इसका काम होता है ऑन ऑफ स्विच को वोल्टेज देना है। किसको, पहला काम
जैसे ही इसको बी बैड सप्लाई दी गई, बीपीएस सप्लाई दी गई, तो इसने सबसे पहले किसको वोल्टेज दिया? ऑन ऑफ को दिया। कितना दिया? 2.8। ये मोबाइल के हिसाब से वेरिएशन मिलेगा आपको वोल्टेज में, कोई 3.7 पे ऑपरेट कराता है, कोई 2.8 पे आपको ऑपरेट कराता है। तो जब पहला वोल्टेज गया तो सबसे पहली जो पावर ऐसी की सप्लाई बनी, कौन सी बनी? ऑन ऑफ स्विच की बनी। यानी सबसे पहले इसने ऑन ऑफ स्विच को दिया, तो हमें ऑन ऑफ स्विच को चेक करना जरूरी होता है कि ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज बनना है कि नहीं बन रहा है। वैसे जब आपने डीसी में लगाया, अगर ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया तो एम्पियर लिया तो ऑन ऑफ स्विच काम कर रहा है, क्योंकि बीपीएस कब बना? जब आपने ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया, तो ऑन ऑफ स्विच को तो वोल्टेज दे रहा है। अगर आप ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते, अगर कोई भी एम्पियर नहीं लेता, तो हम कह सकते हैं यार ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम है, हो सकता है ऑन ऑफ स्विच को वोल्टेज ना मिल रहा हो। समझ गए ना? तो यहाँ पे सबसे पहले इसको वोल्टेज दिया। उसके बाद जो आपकी दूसरी सप्लाई यहाँ पे बनती है, एक कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बी रिफरेंस, REF, इसको बोला जाता है बी रिफरेंस होता है। उसके बाद दूसरा वोल्टेज यहाँ पे एक कैपेसिटर पे बनता है, बी रिफरेंस का बनता है। अगर ये पावर ऐसी बी रिफरेंस की वोल्टेज नहीं बनाएगी, या बी रिफरेंस की सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाएगी, तो पावर ऐसी ट्रिगर नहीं करेगी, सेट को चालू नहीं करेगी, क्योंकि पावर ऐसी को ट्रिगर होने के लिए सारे वोल्टेज का बनना जरूरी है, तब पावर ऐसी ट्रिगर होती है, मतलब वर्क करती है। समझ गए? अब मान लेते हैं कि बी रिफरेंस नहीं बनेगा, तो आपका सेट ऑन होगा? नहीं ऑन होगा, क्योंकि पावर ऐसी फॉल्ट। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका बी रिफरेंस नहीं बनना है, तो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे है। तो बी रिफरेंस पे वोल्टेज बनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला बी सिस्टम गया, दूसरा ऑन ऑफ स्विच की वोल्टेज बनी, दूसरा जो वोल्टेज हमारा बना बी रेफरेंस का, कितना वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? 1.2। कितना? 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, जब आप बैटरी को यहाँ पे लगाओगे, तब ये सारे वोल्टेज चेक करके आप पता कर सकते हो कि फॉल्ट कहाँ पे है। आपको आसान होगा, इजी होगा, आप आसानी से पता कर सकते हो। तो बी रेफरेंस की जो वोल्टेज बनी, कितनी बनी? 1.2 वोल्टेज बनी। उसके बाद जो दूसरी वोल्टेज यहाँ पे बनती है एक कैपेसिटर के द्वारा, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगाया जाता है, और इसको कहा जाता है BRTC। ये सप्लाई बनती है, यहाँ पे आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये दो सप्लाई, ये इस पावर आईसी की जो मेन वर्किंग कंडीशन है कि ये दो वोल्टेज बनना बहुत जरूरी है। एक बी रेफरेंस की 1.2 वोल्टेज यहाँ पे बनेगा, दूसरा होता है BRTC की 2.8 वोल्टेज बनना जरूरी है। अगर ये दो वोल्टेज बन रही है, तो आपकी आईसी ट्रिगर होने के लिए रेडी है, मतलब आपकी आईसी प्रॉपर वर्क कर सकती है, सेट को चालू कराएगी। अगर ये दोनों वोल्टेज में से कोई भी एक वोल्टेज नहीं बना, कैपेसिटर लगाया, हो सकता है कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाए, ऐसा भी है। कैपेसिटर है, पैरेलल में है, हो सकता है कि वोल्टेज ना वो कंट्रोल कर पाए और आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए। अब मोबाइल फोन में प्रॉब्लम यहाँ पे है, काम कहीं और कर रहे हो, शॉर्टिंग नहीं मिल रही, सेट चालू नहीं हो रहा। जैसे आप लोग देखोगे, अगर सैमसंग के हम हैंडसेट की बात करें, सैमसंग के जो आजकल हैंडसेट आ रहे हैं, उसमें देखोगे अगर वो सेट डेड है, अगर डीसी से लगाओगे ऑटो रीडिंग ले लेगा। अब ऑटो रीडिंग के लिए आपको पता चला कि यार सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है, आपने सेकेंडरी लाइन को चेक किया, शॉर्टिंग नहीं है, बी बेड लाइन शॉर्टिंग नहीं है, बीपीएच लाइन शॉर्टिंग नहीं है, तब शॉर्टिंग कहाँ पे? ठीक है। तो कुछ आईसी होती है, उनको बाईपास कैप कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, एनपीसी लगाए जाते हैं, कि उस आईसी का एक वोल्टेज बनाया जाता है जो एक कैपेसिटर के द्वारा बनता है। अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, तब भी ये आईसी क्या करेगी? ऑटो रीडिंग दिखा देगी। अब ऑटो रीडिंग दिखाने का मतलब आप इस लाइन में काम करोगे, लेकिन ये तो लाइन आपका ओके है, प्रॉपर बीपीएच बन रहा है, ओके है, शॉर्टिंग नहीं है, तब भैया ऑटो रीडिंग ले रहा है। तो हमें अगर इस कंडीशन में ऐसा सिचुएशन आपके पास आता है कि अगर आपकी ऑटो रीडिंग ले रही है और आपकी बीपीएस सप्लाई शॉर्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है? बी रेफरेंस और BRTC कैप को चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट हो गया, तब भी आपकी पावर ऐसी ऑटो रीडिंग ले लेगी, ऑटो रीडिंग ले लेगी, सेट को चालू नहीं करेगी। समझ में आया? तो ये दूसरा इसका वोल्टेज होता है, ये दो वोल्टेज बनना कंपलसरी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी? हाँ, ये फिक्स रहता है, इसमें वेरिएशन नहीं होगा। अब वेरिएशन कब होगा? जब ये कंपोनेंट आपका खराब होगा या पावर ऐसी खराब होगी, तो वोल्टेज को ड्रॉप करेगी। अगर वोल्टेज स्टेबल नहीं है, वोल्टेज आपको कम मिल रहा है, तो समझ जाओ पावर ऐसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि पावर ऐसी अगर वोल्टेज देगी तो यहाँ पे 1.2 बनेगा। अगर कम बन रहा है, यानी ज्यादा, जो 1. पावर ऐसी से जी, तो हाँ, सब पावर ऐसी को क्या मिलता है? बी बैंड मिलता है, तो वो बीपीएस बनाती है।
यानी सेकेंडरी लाइन जनरेट करती है बीपीएस। अब पावर आईसी को वर्क करने के लिए सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए, प्राइमरी वोल्टेज नहीं चाहिए, यानी बी बैंड नहीं चाहिए। पहले के आंसर में देखते थे कि जो 3G मॉडल था वो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा जाता था, डायरेक्ट पावर आईसी को वोल्टेज दे दिया जाता, तो उसमें हाफ शॉर्टिंग नहीं आता था, उसमें फुल शॉर्टिंग आता था। अब बैटरी कनेक्टर को चेक करते थे तो बीप साउंड दे देता था, इसका मतलब मोबाइल फुल शॉर्ट है। लेकिन अभी के मोबाइल फोन में 2 लाइन, प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन। अब पावर आईसी को जो वोल्टेज दिया जाता है वो सेकेंडरी से दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब यहाँ पे बीपीएस बनता है। बीपीएस वोल्टेज ही पावर आईसी को दी जाएगी तभी आपका सेट चालू होगा। अगर इसको बीपीएस नहीं मिलेगा तो सेट चालू नहीं करेगी। तो ये बीपीएस पे ही ऑपरेट होता है, समझ गए। और इसमें अगर भी देखेंगे और लेटेस्ट सर्किट में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी चेंजिंग कर दिया है। पहले सेकेंडरी लाइन में 2G 4G आईसी को कंबाइन किया गया था, यानी कनेक्ट किया गया था। अब उन्होंने क्या कर दिया कि 2G 4G इन आईसीओ को निकाल के बी बैंड सप्लाई में जोड़ दिया गया, क्योंकि इस सप्लाई के ऊपर अब लोड नहीं डालना है। क्योंकि लोड पड़ने से क्या होता था, बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो मोबाइल आपका जल्दी ऑफ हो जाता था। ठीक है, तो ये समझ में है। तो ये बी रेफरेंस और बी आरटीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं। अगर ये नहीं बनेंगे तो समझ जाओ आपका सेट चालू होगा नहीं होगा। या मान लो आपका सेट ऑटो रीडिंग ले रहा है और आपका सेकेंडरी लाइन ओके फिर भी ऑटो रीडिंग ले रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई एक सप्लाई या तो बी रेफरेंस की सप्लाई या बी आरटीसी की सप्लाई शॉर्ट होती है। ठीक है, जब आप बैटरी को लगाओगे और इस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करोगे तो आपको वोल्टेज ये शो होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो पावर ऐसी आपकी परफेक्ट गुड कंडीशन में, मतलब वो ट्रिगर कर सकती है, सेट आपका चालू हो सकता है। क्लियर, समझ गए यहाँ तक? तो ये आपका हुआ जी। कोई सवाल कुछ पूछ रहे हैं किसी को? गोविंद भाई आपको कुछ पूछ रहे हैं? अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि पावर ऐसी अपना बक वोल्टेज बनाती है। आपको पता होता है कि यहाँ पे जो बक कॉइल लगे होते हैं ये पावर ऐसी का आउटपुट वोल्टेज होता है। और पावर ऐसी जब अपना बक वोल्टेज, बक मतलब उसका आउटपुट वोल्टेज, इसीलिए बक कॉइल पावर ऐसी के पास लगे होते हैं। और जब पावर ऐसी बक वोल्टेज बनाती है तो कुछ वोल्टेज प्रोसेसर आईसी को देती है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मोबाइल फोन में पावर आईसी का अगर वर्किंग कंडीशन जानना है, अगर वो पावर आईसी HLDO LLDO बनाती है तो पावर आईसी 100% होती है। लेकिन अगर वो उन दोनों में से कोई भी एक सप्लाई नहीं बना रही है तो पावर आईसी आपकी खराब होती है। उस कंडीशन में आपको रिबोलिंग करनी होती है, पावर आईसी को चेंज करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है। इसके बाद क्या होगा, बक वोल्टेज बनेगा। ठीक है, तो पहला वोल्टेज आपका बनाएगी बक कॉइल के द्वारा। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज होता है वो आपका मॉडम का होता है। ये CPU आईसी के मॉडम को अनेबल करने के लिए ये वोल्टेज बनाई जाती है। तो पहला वोल्टेज जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? मॉडम बनेगा। ये 0.6 वोल्ट से लेकर आपको 1.2 वोल्ट तक देखने को मिलेगा। और ये मॉडम वोल्टेज कहाँ पे चला जाएगा? CPU आईसी को दे दी जाएगी। CPU आईसी के मॉडम को अनेबल करने के लिए तो पहला वोल्टेज हमको क्या देखने मिले? बक कॉइल के द्वारा मॉडम वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो वोल्टेज बनाएगा इसको बोला जाता है बीपी रॉक। ठीक है, क्या बोला जाता है? बीपी रॉक बोला जाता है। वोल्टेज प्रोसेसर इसको बोला जाता है, लेकिन बीपी रॉक के नाम से जानते हैं। ये भी जो वोल्टेज बनाएगा कितना बनाया जाएगा? 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्टेज यहाँ पे बनेगा। ये भी किसको चला जाएगा? CPU आईसी को चला जाएगा। ठीक है, उसके प्रोसेसर को एक्टिवेट करने के लिए, अनेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 वोल्टेज बना। तीसरा वोल्टेज जो आपका बनेगा, ये जो वोल्टेज बनेगा बी कोर का, वोल्टेज बनेगा बी कोर का। ये भी वोल्टेज जो आपको देखने को मिलेगा 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्टेज तक आपको देखने को मिलेगा बी कोर का। ये भी वोल्टेज किसके लिए बनाएगा? CPU के लिए बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एक सप्लाई बनती है, एक सप्लाई जो यहाँ पे बनाया जाता है उसको बोला जाता है BPA। क्या बोला जाता है? BPA, वोल्टेज पावर एम्पलीफायर। BPA के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये BPA वोल्टेज जो होता है यहाँ पे कब बनेगा? जब आप सेट ऑन करोगे, सिम लगाओगे तो सेट ये वोल्टेज आपको वहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर आप बगैर सिम लगाए सेट को ऑन किए, अगर ये वोल्टेज देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाई नहीं देगा। ये वोल्टेज आपका बनता है 1.8 से लेके 3.7 तक वोल्टेज ये बनाता है। ये 4G नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए स्पेशली ये वोल्टेज बनाया जाता है। ये मीडियाटेक की खासियत है। जो मीडियाटेक की पावर ऐसी होगी उसमें BPA वोल्टेज जो 4G के लिए बनेगा वो किससे बनेगी? पावर आईसी से बनेगी। लेकिन अदर हैंडसेट में देखोगे तो वहाँ पे APT आईसी लगाई जाती है।
सैमसंग के हैंडसेट में या कॉलकम सीपीयू में देखोगे तो उसके लिए अलग से एक एपीटी आईसी लगाई जाती है जो स्पेशली 4G सिग्नल को बूस्ट करने के लिए आपकी एक बीपीए वोल्टेज जनरेट कराई जाती है। बीपीए वोल्टेज बनता है जब सेट चालू होगा तब। तो एक वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दो वोल्टेज मिस है, एक आपका HLDO और एक LLDO और एक HLDO एक LLDO, क्योंकि पावर ऐसी जब तक HLDO LLDO नहीं बनाएगी जब तक पावर ऐसी ओके नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये पावर ऐसी का वर्किंग कंडीशन होता है। हर आईसी का अपना वर्किंग कंडीशन होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर आईसी का वर्किंग कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग कंडीशन क्या है, जब ये क्या करेगी, यहाँ पे HLDO बनाएगी, हायर LDO लो ड्रॉप आउट, जहाँ पे वोल्टेज को कम ड्रॉप करके आउटपुट देके सर्किट को वर्क कराई है उसी को LDO कहते हैं। आगे का जो क्लास होगा उसमें हम LDO के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि LDO क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिलता है 2.05 वोल्ट ये बनेगा। और अगर इसमें मीडियाटेक में देखें तो इसको बोला जाता है BS1। क्या बोला जाता है? BS1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, BS1 का मतलब HLDO। अब यहाँ पे LLDO को मिस कर दिया गया। अब ये पावर ऐसी क्या करती है, LLDO वोल्टेज नहीं बनाती है। अब जब LLDO वोल्टेज नहीं बनाएगी तो पावर ऐसी वर्क कैसे करेगी? तो पावर ऐसी क्या करती है, एक दूसरी आईसी यहाँ पे लगाई जाती है जिसको एक्सटर्नल बल्क कन्वर्टर आईसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल बल्क कन्वर्टर आईसी बोला जाता है, जो आपकी 8 पिन की एक आईसी होती है। इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लंबा है तो मैं इसे शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। ये 8 लेग की एक आईसी होती है। इस आईसी के द्वारा LLDO वोल्टेज बनाया जाता है। पावर आईसी इससे बनवाती है तब जाके LLDO वोल्टेज आपका बनता है। और यही आईसी जब आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है, तो आपका LLDO वोल्टेज नहीं बनेगा, सेट चालू नहीं होगा, तो एम्पियर फेलियर होगा। ऑन ऑफ प्रेस करोगे एम्पियर लेगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ये वोल्टेज जब बनेगा HLDO, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब HLDO LLDO बनता है तो ये किसी आईसी को नहीं दी जाती है, ये रिटर्न पावर आईसी लेती है अपने LDO सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, बनाएगी, फिर उधर से रिटर्न ले लेगी, तब इसका LDO सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और जब LDO सेक्शन एक्टिवेट होगा तो सेट ऑन होने की कंडीशन में एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अनेबल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ये सप्लाई बनेगी तो ये सबसे पहले इसी आईसी को दी जाएगी, क्योंकि इस आईसी को अगर दी जाएगी, हाँ HLDO इस आईसी को दी जाएगा, तभी तो इस आईसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि भैया HLDO बन गया। LLDO वोल्टेज अब हमको यहाँ पे बनाना है, ये आईसी तभी LLDO वोल्टेज बनाएगी। और जब ये LLDO वोल्टेज बनाएगी यहाँ से तो किसको दी देगी? पावर आईसी को दे देगी। और पावर आईसी को जैसे HLDO LLDO वोल्टेज मिला, और यहाँ पे जो LLDO वोल्टेज मिलता है 1.3 वोल्ट, इसको LLDO कहा जाता है, लो ड्रॉप आउट कहा जाता है। ये पावर आईसी का, हर पावर आईसी का अपना वर्किंग कंडीशन होता है, LLDO होता है। तो जैसे HLDO बना, LLDO बना, ठीक है, यहाँ से इस आईसी ने, बक कन्वर्टर आईसी ने LLDO वोल्टेज बना के इसको दिया, तो ये आईसी क्या होगी, अपना LDO सेक्शन एक्टिवेट किया। और जब एक्टिवेट किया तो इसने CPU आईसी से कम्युनिकेट करना शुरू किया, CPU आईसी ने MMC आईसी से कम्युनिकेट करना शुरू किया, और चारों आईसी जब एक रो में आ गई कम्युनिकेट करके, तब आपका सेट ट्रिगर होता है और सेट आपका चालू होता है। तो इस कंडीशन में हमें बूट सीक्वेंस पे काम करना होता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको स्कीमेटिक रीड करना आता है तो आप हर मोबाइल फ़ोन का बूट सीक्वेंस निकाल के आप फॉल्ट को पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में किस आईसी की प्रॉब्लम है। वैसे बहुत सारे इनके सीक्रेट पोर्ट दिए होते हैं, सप्लाई दी होती है, उस सप्लाई से भी आप पता कर सकते हो कि ये आईसी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आईसी वर्क कर रही है कि नहीं। उसको इंटरनली दिया जाता है, तो उसको भी आगे की क्लास में आपको बताया जाता है कि कैसे आप पता करोगे कि CPU ऐसी आपका वर्क में है कि नहीं है, कैसे पता करोगे पावर ऐसी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो ये होता है आईसी सीक्वेंस का मतलब होता है, हर आईसी का अपना एक सीक्वेंस होता है। तो बूट सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब आपके पास सेटडेड के लिए मोबाइल आता है, जब आपका मोबाइल फ़ोन डायग्नोस नहीं होता है, एम्पियर फेलियर का ऐसी प्रॉब्लम आती है DC पावर सप्लाई में, तो उस कंडीशन में डेड बूट सीक्वेंस अप्लाई करके फॉल्ट को पता किया जाता है कि किस आईसी में प्रॉब्लम है। तो हर आईसी का आपको वर्किंग कंडीशन पता होना चाहिए, उसका वोल्टेज पता होना चाहिए, तभी आप बूट सीक्वेंस निकाल सकते हो। तो आगे हम 3 पावर आईसी का सीक्वेंस भी पढ़ाएंगे और भी बताएंगे। बहुत सारी आईसियाँ हैं, सबका बूट सीक्वेंस बताएंगे, जिससे आपके लिए सेट डेट की प्रॉब्लम ईजी हो जाती है। ठीक है जी, तो आज की क्लास यही सब।